एक कनेक्शन होते तो बहुत इजी हो जाती चीज़, ये बात तो है। तो बाप की मेहनत का ही तो मतलब डेफिनेटली उसको रिजल्ट बेटे को मिलता ही है ना, बच्चे को या बच्ची को। क्या है दिल्ली से बॉम्बे तक पहुंचने का रास्ता? तो अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ने का आपने ड्रीम देखा है तो ये तो इसका एक हिस्सा हो गया ना, इट्स ए पार्ट ऑफ आपकी जर्नी। आपको पहला ब्रेक कब मिला? अपने टैलेंट के बल पर या कोई गॉडफादर बॉलीवुड में था आपका जिसने आपको एंट्री दिलाई? लेकिन मेन का मुझे टिग्मांशु धूलिया नहीं दिया, तो मतलब आप गॉडफादर कहिए या जो भी कहिए। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूं, जो आश्रम वाली वेब सीरीज थी उसमें काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा, और उससे पहले के जो प्रोजेक्ट थे आपके उनको आपने कैसे पूरा किया? बॉबी देओल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे OTT पर मूवीज हम लोग घर में देखते हैं, कब उसमें कोई सेक्स का सीन आ जाए जिसको हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते? हाँ, आपको लगता है कि ये समाज के लिए बहुत गलत है? तो कुछ बट इंटरनेट तो कब्जे में ही नहीं है ना IB हाँ। मिनिस्टर के। हाँ। वो तो मतलब इंटरनेशनल वाली बात है। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया को और OTT को इस सेंसर बोर्ड के दायरे में लाना चाहिए? आश्रम की कहानी में धर्म का दोहरा चेहरा दिखाया गया है, एक और आस्था, दूसरी तरफ शोषण। कैसे व्यक्ति हैं अनुराग कश्यप? मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे ही होते हैं, मुझे तो मतलब लोगों में खराबी नजर आती है। कुछ हरकतें उनकी हो सकती हैं किसी और के साथ गलत हो, या मतलब मेरे साथ अगर सही है तो मेरे साथ तो सही है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो एक तरह से घोटालेबाजों का और भूमाफियाओं का अड्डा था, तो क्या आपको लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा? तो नहीं, ये मैं लगता है। फ्रैंकली इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि मैं भी इस चीज़ से मतलब वो हूँ। जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, फिर तो आप उसको भी सही मानेंगे? इंडिया की पॉलिटिक्स का ना एक मतलब एक ये पूरा ट्रेंडिंग है कि अभी धर्म को ही इस्तेमाल करने का है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे की बड़ी तारीफ उनकी आप करते हैं। उसमें ये है कि मतलब वहाँ दलितों पे ज़्यादा अत्याचार होने हैं, या वहाँ पे जो है मतलब कुछ किसी एक पर्टिकुलर कौम के साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, किसी एक कौम को बिंदास मतलब गन और तलवारें लेकर के घूमने की पूरी इजाज़त है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा जब MX1 प्लेयर पर आश्रम की वेब सीरीज लॉन्च हुई थी तो मैंने क्या, हर किसी ने अपने घर के स्मार्ट टीवी पर MX1 प्लेयर डाउनलोड कर लिया था। इस सीरीज के विज्ञापन और ट्रेलर इतने शानदार थे कि हर कोई जानने को इच्छुक और जिज्ञासु था कि आखिर आश्रम के अंदर है क्या। इस फिल्म के जो 3 किरदार थे उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। पहला किरदार था बाबा निराला और दूसरा किरदार भुप्पा स्वामी, जो बाबा निराला के सारे रायते जो थे उनको समेटने का काम करता था। और तीसरा किरदार था माइकल। माइकल बाबा जितने भी क्राइम करते थे उन सभी का साक्षी था और बाबा को सिक्योरिटी देने का काम करता था, क्योंकि माइकल अच्छी तरह से जानता था कि बाबा जो काम करते हैं उनके दुश्मन बहुत सारे हैं, इसलिए सिक्योरिटी का जिम्मा माइकल के ऊपर होता था। आश्रम के माइकल और असल ज़िंदगी के जहांगीर खान आज मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं। जहांगीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग थैंक में। यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यूज़ 1 इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं शुक्रगुजार, मतलब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और बताइए, कैसे हैं आप जहांगीर भाई? बस एकदम रब की मेहर है, एकदम बेहतरीन.com। कैसा रहा दिल्ली छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो गए आप? पहले तो दिल्ली रहते थे। हाँ, वो जो पैशन के साथ में मतलब जैसे चलते हो ना आप, तो वो एक्टिंग का पैशन था, तो उसी पैशन में मतलब वहाँ अभी बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सुकून है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अचानक एक्टिंग की दुनिया में आप कैसे आ गए? हर कोई जानना चाहता है एक सफल व्यक्ति की कहानी, क्योंकि मुझे याद है वो दौर जब क्रिकेट का खुमार लोगों के दिलो दिमाग में था। सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम हुआ करती थी, जो क्रिकेट सीखते थे, हर घर में टैलेंट होता है तो क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, हर कोई इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं पहुंच पाता था। आज तो IPL भी है, तो जिसमें ज़रा सी भी काबिलियत है वो IPL के जरिए क्रिकेट खेलने की जो उसकी खुमारी है उसको दूर कर लेता है। ठीक वैसे ही एक्टिंग की दुनिया की अगर हम बात करें तो आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब चैनल है, हर कोई क्रिएटर है और रास्ते खुले हैं। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आप वेब सीरीज़ में भी जा सकते हैं और वेब सीरीज़ के जरिए आप सीधे बॉलीवुड की दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो स्ट्रगल उस दौर का ज़्यादा कठिन था जागीर भाई, या इस दौर का स्ट्रगल ज़्यादा कठिन है?
देखिए, पहली बात तो मैं स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ। मेरा खुद का ही मानना है कि लाइफ जो है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो रब ने हमें वो की है। और ये ज़रूर है कि कभी खुशी कभी गम तररम पम पम। तो अगर आप मान लीजिए अपने किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं, तो या तो ये आपका ऑप्शन ये रहता है कि आप उसे स्ट्रगल समझें, संघर्ष समझें, या उसको आप बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मैंने तो कभी, मुझे तो स्ट्रगल कभी लाइफ में फील हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को हमेशा यही रहा कि मतलब बहुत होपफुल रहा मैं हमेशा, और रब ने मुझे नवाजा भी। तो श्योरली मेरे लिए स्ट्रगल जो है ना उस टाइम पे वो था और ना आज की डेट, क्योंकि दुनिया जो है ना वो बदलने का नाम है, वो हर हर पल बदलती रहती है दुनिया। तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि दुनिया का स्क्रीन प्ले वो वाला अच्छा था या ये वाला ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी अवेलेबल है, जो हासिल है, वही वसूल है। तो आज थोड़ी डिफरेंट तरीका हो गया। पहले हम क्या था कि हम डायरेक्टर के पास हम चले जाते थे, तो अगर मान लीजिए उसके जहन में कोई कैरेक्टर होता था तो वो देखते ही बोल देता था कि इसको इस रोल में ले लो। अभी थोड़ा सा डिफरेंट ये हो गया कि कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करते हैं। तो वो भी एक उस तरीके को भी हम जो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेंज ओवर हुआ है। हॉलीवुड में ऐसे ही होता है। तो मुझे तो दोनों ही तरीके मतलब बेस्ट लगते हैं, जैसा भी है जो भी है बेस्ट है। मुझे स्ट्रगल नहीं लगता, लेकिन संघर्ष नहीं लगता, क्योंकि अगर आप अपने सपने के पीछे अपनी पसंद का काम कर पाए, मैंने इतनी लाइफ हो गई मेरी, मैं अपनी पसंद का काम कर पाया, तो उस कहाँ संघर्ष है। आप एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए? शुरुआत से आपके दिलो दिमाग में ये बात थी कि भाई आपको केवल एक्टर ही बनना है, या बिजनेसमैन बनने की आपकी ख्वाहिश थी? नहीं, बचपन से ही नॉर्मली ये जो होता है ना, नॉर्मली मैंने ये बात सब एक्टर्स में मतलब नोट की है कि ये चीज़ें ना बहुत अर्ली स्टेज में ही मतलब वो हो जाती हैं कि एक्टर बनने का स्पेशली। तो बहुत छोटी उम्र में ही वो जहन में आया था। बाद में फिर मतलब अर्ली एज में ही मैंने फिर वो थिएटर वगैरह ज्वाइन कर लिया था। श्री राम सेंटर में मैंने एक्टिंग कोर्स कर लिया था 84-85 में। तो वहीं से मतलब फिर वो थिएटर वगैरह किया, फिर रेपर्टरी कंपनी में गए, फिर मैं मुंबई चला गया। और मुंबई जाने के बाद लगातार मैं काम करता ही रहा, आज तक भी मतलब मेरे को कंफर्टेबली जोन में काम मिलता ही रहता है। तो यही मतलब ज़िंदगी का सफ़र रहा। आपने कहा कि स्ट्रगल नाम की कोई कोई शब्द नहीं है आपकी डिक्शनरी में। स्ट्रगल कुछ नहीं होता अगर आपने अपना गोल को सही सेट रखा है। स्ट्रगल और कनेक्शन, इन दोनों चीज़ों में क्या मानते हैं आप? नहीं, कनेक्शन होते तो बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें, ये बात तो है। लेकिन वो फिल्मों में नहीं होती हैं एक्चुअली में। फिल्मों का क्या होता है कि उसमें क्रिएटिव, जैसे अदरवाइज बहुत सारे स्टार्स हैं, उनके सन्स जो हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, जबकि उनके कनेक्शन तो बहुत हाई लेवल के हैं। उनको एडवांटेज ये मिल जाता है कि उनको पहला ब्रेक, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, हो सकता है 8-9 ब्रेक उनको एडवांटेज के तौर पे मिल जाते हैं, जो हमें हो सकता है कि 25 साल बाद भी वो पहला ब्रेक ना मिले। तो ये फ़र्क तो है। लेकिन क्योंकि उसके पापा ने स्ट्रगल किया होता है, तो उसको उसका एडवांटेज मिलना लाजिम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मेरे बच्चे, अगर आप आज की तारीख में अगर फिल्मों में काम करना चाहें, जैसे इरफान भाई का बेटा है वो बाबिल, वो काम करता है, तो बाप की मेहनत का ही तो मतलब डेफिनेटली उसको रिजल्ट बेटे को मिलता ही है ना, बच्चे को या बच्ची को मिलता ही है। तो वो जायज़ है, उसमें कोई नाजायज़ नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल नाम का कोई शब्द नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, एक्टिंग बहुत शानदार करते हैं, डांस वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उनके अच्छे कनेक्शन नहीं होते तो वो बॉम्बे तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे आपके इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं और उनमें कुछ करने की क्षमता है और वो बॉलीवुड की रंगीनियत तक पहुँचना चाहते हैं, तो कैसे पहुँच सकते हैं? क्या है दिल्ली से बॉम्बे तक पहुँचने का रास्ता? देखिए, एक तो ये है कि मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता दूं कि मैंने एक सुपर ह्यूमन बैंक ऑफ टैलेंट जो है ना, इस तरह की एक वेबसाइट बना ली है, जो ओपन प्लेटफॉर्म है। अब कोई भी चाहे किसी भी फील्ड में, मतलब इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में, बॉलीवुड में अगर आना चाहता है, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट में हो, मेकअप डिपार्टमेंट में हो, कॉस्ट्यूम में हो, एक्टर्स में हो, डायरेक्शन में हो, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में हो, तो उनके लिए मैंने एक ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ से लोगों को कास्ट किया जा सकता है, वहाँ हायर किया जा सकता है। तो मैंने अपने लेवल पे यही कोशिश की, जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था वो मुझे मतलब दूसरे लोगों को ना करना पड़े, ये तो मैंने किया। अब जहाँ तक ये बात है कि मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जॉब बहुत कम है अगर आप देखें तो मतलब जैसे बॉलीवुड क्रैक करना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है जैसे कि आपने एवरेस्ट पे पहुंच गया। तो अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ने का आपने ड्रीम देखा है और आप मतलब कह रहे हो कि नहीं
यहाँ तो बर्फ़ बहुत है, यहाँ तो मेरा पाँव फिसल जाएगा, आप डर रहे हो, नहीं अंधेरा भी हो सकता है, तूफ़ान भी आ सकता है, जानवर भी मिल सकते हैं। तो ये तो इसका एक हिस्सा हो गया ना, इससे पार्ट ऑफ आपकी जर्नी। तो वही है कि मतलब टैलेंटेड आप हो, अब वो जो मौका मिलता है कि मतलब कैसे उस मौके को मतलब मल्टीपल करके आप इस्टेब्लिश होने लग जाते हो। तो सबकी ज़िंदगी में मैंने मुझे लगता है जो सिंसेरिटी से लगे रहते हैं ना, ऐसा होता ही नहीं है कि किसी के साथ ना हुआ हो। अब जैसे आप अपनी फील्ड में देख लीजिए या जो भी शिद्दत से लगे रहते हैं, ये एक साइंस है। अगर आप मेहनत करते हो, जिसे आप स्ट्रगल बोलते हो, अगर आप मेहनत करते हो ना, वो जमा हो जाती है, वो हमें दिखती नहीं है, बट वो ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि मैं आपके लिए बहुत 10 साल से मदद कर रहा हूँ और आपने मुझे कोई वैल्यू नहीं की, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन कोई काला चोर आएगा कल मेरे को और वो उस मेहनत के एवज में मेरे को वही सब दे देगा जिसका मैं डिज़र्व करता हूँ। अदरवाइज़ देखिए इंडस्ट्री में कैसे कैसे मतलब वैसे नॉन ग्लैमरस लोग भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स बन चुके हैं और ग्लैमरस लोग भी वो एक तरह से बड़े स्टार्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि मेरा ये मानना है कि आपने एक ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जहाँ मेहनत करते हो ना, तो आपको सक्सेस मिलने का मतलब ना मिलने का तो मतलब ही नहीं है। और बेसिकली सक्सेस क्या है कि मतलब सुकून ही है ना। आप अगर स्टार बनने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड हो, नशे में पड़े हुए हो, तो कोई वो सक्सेस तो नहीं मानी जाएगी। बट अगर आपको सुकून है, आपको थोड़ा भी काम मिला, आपने उसे इंजॉय कर लिया, तो वो सक्सेस है। आप सक्सेसफुल हो अगर आप पॉजिटिव माइंड से ज़िंदगी जी रहे हो ना। और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ ये दोनों एकदम अलग चीज़ हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में ऐड करूँगा ना, तो वो एकदम थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहेगी फिर लाइफ। वो एक अलग चीज़ है, मतलब वो एक शिकार पे जाना है, वो एक तरह से मेहनत, वो अलग 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 ही फील्ड है, वो काम की जो फील्ड है। लेकिन उससे पर्सनल लाइफ को अगर हमने इफेक्ट किया ना, तो रॉन्ग है। जी। आपको पहला ब्रेक कब मिला? अपने टैलेंट के बल पर या कोई गॉडफादर बॉलीवुड में था आपका जिसने आपको एंट्री दिलाई? नहीं, मैं एक्चुअली में अगर मैं गॉडफादर का नाम लूँ तो मेरे को टिग्मांशु धुलिया ही नाम याद आते हैं। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा काम दिया और सबसे बढ़िया बढ़िया काम दिए। बट मैं तो मतलब जैसे आज मैं मुंबई गया था तो मैं महेश भट्ट का फ़ैन हुआ करता था। तो मेरे जहन में था कि मैं कल जा कर के भट्ट साहब से मिलूँगा, और इत्तेफाकन मैं कल जा कर के मिल भी लिया उनसे। और मिलने के बाद मेरी मुलाकात हुई, मतलब वो कार से उतरे और मैंने हेलो हाय की, तो उन्होंने अगले दिन मेरे को शूटिंग पे ले गए, चले गए। तो पहले दिन एक ही दिन में मेरा काम हो गया एज एन एक्टर। तो फिर उन्होंने दूसरी फिल्म में फिर मेरे को लिया, आशिकी में लिया था पहले, वो गाना था ना मैं दुनिया भुला दूंगा, उसमें मैं मेरे मतलब मुझे कास्ट किया गया था। फिर बाद में उन्होंने सड़क फिल्म में मुझे लिया था। फिर मुझे अनिल कपूर मिल गए, तो अनिल कपूर ने मुझे बोला कि आज तू थोड़ा सा, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, थोड़ा बेटर रोल्स कर, छोटे छोटे रोल मना कर। तो मैं थोड़ा इंतज़ार किया, फिर भट्ट साहब को मैं बोला मुझे थोड़ा मेन रोल करने हैं। तो फिर भट्ट साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी गिरवी, तो वो आधी अधूरी रह गई थी। तो उस फिल्म में मुझे उन्होंने रोल दिया था जो सेकंड बेस्ट था। अजय देवगन उसमें गिरवी मतलब बॉन्डेड लेबर का रोल कर रहे थे, पूजा भट्ट थी। बट वो फिल्म बनी नहीं थी, मतलब कुछ दिन शूट हुई और बंद हो गई थी। फिर मैंने परिवर्तन जी टीवी पे एक टीवी सीरीज़ थी वो कर ली थी। तो फिर टीवी में एक दो काम मैंने और किए। बट फिर मैं फिल्मों से कनेक्टेड हमेशा रहा। तो प्रहार नाना पाटेकर की फिल्म थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, तो वो उसमें भी मैंने रोल किया। इस तरह से धीरे 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 आगे काम कर चलता रहा। लेकिन मेन काम मुझे टिग्मांशु धुलिया ने दिया। तो मतलब आप गॉडफादर कहिए या जो भी कहिए, बट वो मुझे पसंद करते हैं और हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मुझे रोल्स दिए। पान सिंह तोमर में जो दद्दा का रोल था मेन विलन का, वो भी उन्होंने दिया। अभी आगे भी उनके साथ में काम करने की प्लानिंग चल रही है। जैसे आप बॉम्बे पहुंचे, आपने कहा कि महेश भट्ट से आपकी मुलाकात ऐसी हाँ, हो अगले गई। दिन ही ऐसे ही मुलाकात हो गई थी बिना किसी सिफारिश के? हाँ, वो मतलब क्या होता है, दिल्ली के जो लोग होते हैं ना वो बड़े डेयरिंग बाज होते हैं, तो आप जानते ही हो। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसका क्या लेवल है, मुझे यहाँ मिलना है। और ऐसे ही मतलब हमको बनाया भी गया है कि जो हम सोच लेते हैं वो हम अचीव कर भी लेते हैं। देखो, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, जो वकील बनना चाहते हैं वो वकील बन जाते हैं, चोर बनना चाहते हैं वो चोर बन जाते हैं। वो नहीं पाते जो डबल माइंड होते हैं, चोर भी बनना है और पुलिस भी बनना है, वो मसला थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। तो आपका जो माइंड की जो पावर है ना, वो जो अट्रैक्शन, ये जो वो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, तो मेरे जहन में था जब दिल्ली से ही चला था, तो मेरे जहन में था मुझे महेश भट्ट से मिलना है।
तो सब जमा हो रहा था मेरे माइंड के थ्रू वो चीज़ें। इत्तेफाकन में अगले दिन उनके वहाँ पे चला भी गया, मुलाकात भी हो गई। क्या आज के समय में जो स्ट्रगलर हैं या जो बॉलीवुड की दुनिया में आना चाहते हैं वो सीधे जाकर किसी डायरेक्टर से मिल सकते अभी हैं? तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, वो मिलेंगे भी नहीं, मिल भी लेंगे तो मतलब ऐसे दुआ सलाम तो कर लेंगे, हाँ। बट अब वो कंसर्न नहीं है उससे, क्योंकि वो पूरे डिपार्टमेंट जो कास्टिंग डायरेक्टर को दे देते हैं ना, कास्टिंग का, तो अब वो मिल करके उनका वो एंगल ही नहीं है, उस एंगल से अब वो किसी एक्टर के फेस को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब जो वो जॉब कास्टिंग डायरेक्टर का हो गया। तो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना आसान है आज की डेट में? आसान तो कुछ नहीं, मैंने बताया ना, मतलब आपको बॉलीवुड क्रैक करना है तो हिमालय पर्वत पे चढ़ना है, तो उसमें आसानी तो आप नहीं ढूंढ सकते। नहीं, लेकिन पहले कितना अच्छा था ना कि आप महेश भट्ट से मिले और आपकी पर्सनालिटी को देख के सीधे उन्होंने आपको काम दे दिया। नहीं तो बट आज भी एडवांटेज है, आज ये कि मतलब कि आप देखिए जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कैसे कैसे फेसेस को, मतलब जो बहुत आम लुकिंग फेस हैं वो उनको इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर दिया ना, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग कितने अच्छे हैं। तो वही है कि मतलब सिस्टम तो बदलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट में ऐसा था वैसा लौट करके आए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आजकल तो प्राइवेसी इतनी हो गई है कि कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता। हाँ, नहीं मिलना चाहते लोग, नहीं मिलना। अच्छा, एक बात ये बताइए कि बॉलीवुड के अंदर एक एक्टर की एंट्री आसान है या किसी एक्ट्रेस की एंट्री आसान है? दोनों में कंपटीशन कितना है? एक्ट्रेस की आसानी जो है ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उससे मतलब आप दूसरी भी मतलब एक्सपेक्टेशन रहती है ना लड़कियों से, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे ख्याल से। मेल एक्टर के लिए तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, भाई देखा हाँ लग गया पुलिस वाला तो ले सकता है आदमी, बट वहाँ पे फिर वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स चल जाती है लड़कियों को लेकर के, ऐसा सुना है मैंने, देखा तो नहीं। किस तरह की मैथमेटिक्स, क्या सुना है? वही है कि मतलब ऐसा लड़कियां खुद ही इंटरव्यू देती हैं कि मतलब थोड़ा एक्सप्लोटेशन का मतलब चांसेस रहते हैं। जेन्युइन लोग तो नहीं होते इस तरह के, बट जो मीडिएटर रहते हैं ना वो एक्चुअली में उसका ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं, ऐसा मैं लड़कियों का शोषण बॉलीवुड के अंदर होता है, मतलब इस बात को नहीं मानते नहीं, हैं ये तो देखो बॉलीवुड और कोई सी भी लाइन कोई अलग नहीं है। आप किसी एक्सपोर्ट के कारखाने में चले जाइए, वहाँ लड़कियां जो कपड़े सी रही हैं उन पे भी मतलब उनके साथ में भी अत्याचार होता ही होगा, उनके साथ भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में शोषण होता है या नहीं होता, ये हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है वो सब जगह एक जैसी है, वो सबकी मेंटालिटी बिल्कुल वैसी ही है, बट वहाँ क्योंकि इतनी फ्रैंकनेस होती है तो आप फ्रैंकली बोल सकते हैं। तो कोई ऐसा शोषण तो तब होगा ना जब मैं कोई चीज़ नहीं चाह रहा हूँ और मुझे करना पड़ रहा है, शोषण तो आप तभी कहोगे ना। तो ये तो अभी तो ये हो गया, इतना एडवांस हो गई है दुनिया के, मतलब इवन ऑफ़र होते होंगे कि हाँ भी आप प्लीज़ हमको मतलब काम दीजिए, हम ये ऑफ़र है, तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब वो है, ये चॉइस का मामला है। आपने असल कोई कहानी सुनी किसी की, किसी एक्टर्स की ज़ुबानी कि भाई मुझे बॉलीवुड में आने से पहले इस तरह का शोषण मेरा हुआ? जैसे कंगना रनौत आमतौर पर बोलती हैं कि मुझे लोग बड़ी गंदी निगाह से देखते थे और मेरा शोषण करने की लोगों ने कोशिश की शुरुआती दिनों में। देखिए कंगना रनौत तो बहुत ज़्यादा मतलब मुंह फटे हैं, वो तो कुछ भी बोलती हैं, उनके तो अक्सर यही इसी बात को लेकर के काफ़ी ट्रोल भी होती हैं, फेमस भी होती हैं। तो बात ये है कि मैंने जितनी भी नॉलेज मुझे मिली है शोषण की है, जितनी आपको मिली है ना वो रील से मिली है या इंटरव्यू से मिली है, बट पर्सनल लेवल पे तो मुझे किसी ने बताया नहीं। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, जो आश्रम वाली वेब सीरीज़ थी उसमें काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? और उससे पहले के जो प्रोजेक्ट थे आपके, उनको आपने कैसे पूरा किया? मतलब आश्रम जो है सबसे अच्छी बात ये रही कि वो बहुत बड़ा हिट हो गया, क्योंकि हिट और फ्लॉप का मामला रहता है इंडस्ट्री में, तो क्योंकि अच्छा बुरा का मसला कुछ है ही नहीं, हिट और फ्लॉप का है, तो ये सबसे ज़्यादा देखी गई वेब सीरीज़ है। तो एक ये बड़ी बात है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। जहाँ तक कैरेक्टर प्ले करने की बात है कि वो थोड़ा सा मेरा पर्सनैलिटी को ज़्यादा मैच भी कर गया वो कैरेक्टर, क्योंकि हरियाणवी मेरे लिए बोलना मुश्किल नहीं है। मैंने अक्सर मतलब 8-10 कैरेक्टर्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिससे मैंने अलग अलग हरियाणवी कैरेक्टर्स प्लेस किए, मतलब कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो वो ईजी था। दूसरी बार प्रकाश झा जी ने एक 1989 में, नहीं 1989 में नहीं, मेरे ख्याल से 84 में 85 में यहाँ दिल्ली में अपट्रॉन शो किया था, तो मेरा उनसे तब का मतलब एसोसिएशन है। तो जैसे होता है ना कि मतलब आप लगातार किसी एक डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो सेट पे बहुत इजी रहते हो, तो डेफिनेटली सेट पे बहुत ही अच्छा मामला था। और दूसरी बात ये, क्योंकि बॉबी देओल या दूसरे एक्टर जो थे बहुत ही
बहुत ही कंफर्ट जोन में, मतलब अच्छे से काम हुआ है, बहुत ही अच्छा थे। जो ये वेब सीरीज थी, इसके किरदार के बारे में आप बताएं। इसका रोमांचक और जो चुनौतीपूर्ण हिस्सा था वो क्या था, और उसकी तैयारी आपने फिर कैसे की? मतलब सारे रोल्स करने का अपना, हर एक्टर्स का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये होता है कि एक तो मैं एक्सटीरियर एक्टिंग चेंज करूं पहले तो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मतलब जो मैंने पान सिंह तोमर में दद्दा था वो अगली फिल्म में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी झलक ना दिखे उसकी, तो ये कोशिश रहती है। तो वो मैंने एक्सटीरियर एक्टिंग को चेंज किया। मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। दूसरी बात, मैं थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड को मतलब वो करता हूँ। जैसे अभी आप एक इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, तो मतलब आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो अगर मैं इंटरव्यूअर का रोल करूं तो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, मैं उसको थोड़ा सा फीड करने की कोशिश करता हूं कि मतलब बंदा कहाँ से आया होगा, कहाँ जाने वाला है इस इंटरव्यू के बाद में, तो इंटरव्यूअर की अपनी लाइफ क्या है, वो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री और आगे होने वाले में, तो ये सब एक स्टेट ऑफ माइंड बनाना पड़ता है। मान लीजिए मैं किसी मैयत में गया हूँ, ऐसा सीन है, तो मैयत में मेरे को मतलब यही है कि मतलब मेरे को ये स्टेट ऑफ माइंड बस रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक्टिंग मुझे नहीं करनी है, बस जहन में है मेरे कि मतलब मैं मैयत में आया हूँ, उससे अकॉर्डिंगली लाइंस भी हैं, उससे अकॉर्डिंगली एक्टर्स के साथ में सीन भी है। बट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे जहन में है कि मैं इस सीन में हूँ, तो वैसा मतलब मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ। और हर बार ये होता है कि एक चैलेंज ही होता है। पहला शॉट जो होता है, कभी भी नया जब रोल मिलता है तो हमेशा मतलब डर लगा रहता है कि मतलब पता नहीं हम मतलब ये बिगिनिंग शुरुआत जो हमने की है कैरेक्टर की, क्या ठीक है कि नहीं, तो ये तो रहता है, मतलब ऐसा होता है। जो प्रकाश झा जैसे धुरंधर जो निर्देशक हैं, उन्होंने इस आश्रम मूवी को शायद बनाया था, जी। तो उन्होंने कोई खास सलाह दी, उनका कोई निर्देशन आपको याद हो कि भाई एज ए माइकल आपको किस तरह से रिएक्ट करना है पर्दे पर? वो बीच बीच में हमें मतलब मान लीजिए हम मतलब अगर गलत कुछ कर रहे होते हैं तो हमें बता देते हैं कि मतलब ये चीज़ कम कर दो, ये ज़्यादा कर दो। ये हर डायरेक्टर का वो है। और मुझे लगता है एक्टर को ना हमेशा बहुत ज़्यादा सुनने की एक बहुत वो होनी चाहिए कि सामने वाला डायरेक्टर बहुत प्रिसाइजली बोलता है, बहुत ही 2-4 वर्ड्स ही बोलेगा ना, तो जिसको वो सुनने की आदत हो जाती है ना, समझने की आदत हो जाती है, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाता है। बॉबी देओल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते बच्चे। मेरे कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है कि वो इस्टेब्लिश हो जाए एज एन एक्टर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मतलब बाप ने स्ट्रगल किया, बेटा भी ज़रूर कंफर्म बन जाए, ऐसा नहीं है। उसका अपना जर्नी होगी। इससे पता चलता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, तो उन्होंने औलादों को वही सिखाया होगा कि मतलब भाई धरती पे रहना है, तो वो उनके किरदार में है बॉबी देओल के। उनको उनसे मिलने के बाद आपको एहसास नहीं होता है कि वो स्टार हैं या मतलब स्टार के बेटे हैं, वैसा कुछ मसला ही नहीं है, नॉर्मल बात है। हम साथ में जिम करते हैं, अपने बच्चों की बातें करते हैं, उनके भी 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि वो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो गए हैं बॉबी देओल? हाँ, इस्टेब्लिश क्या, अभी तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, श्योरली नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। क्योंकि मतलब मैंने ये बात नोट की उनके साथ काम करने कि सिंसेरिटी है, पैशन है, चाहत है, और बहुत सिंपल आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है। तो अगर पैशन है, चाहत है, और अभी मतलब डेफिनेटली जो ग्रोथ भी जो हो रही है उनकी साउथ वगैरह में जो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब नेक्स्ट पारी खेल रहे हैं ना, जब इसमें क्या आप डाउट है। शूटिंग कर रहे थे इस आश्रम वेब सीरीज की, कोई ऐसा यादगार किस्सा आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? होता हाँ ना कि जब मतलब, आप लोग मजाक करते हैं आपस में, हाँ कुछ ऐसा किस्सा जो याद आ रहा हो आपको? मतलब आश्रम का तो नहीं है, बट दूसरी जैसे एक फिल्म मैंने की थी, नाना पाटेकर ने डायरेक्ट की थी, उस फिल्म का नाम था प्रहार। उसमें जब हम किसी ऐसी जगह शूटिंग कर रहे थे बेलगाम में, जब उसमें मैं हाईजैक कर रहा हूँ, बस हाईजैक कर लेता हूँ बच्चों की, स्कूल बच्चों की, और फिर मतलब मेरी डिमांड रहती है कुछ इस तरह से, मैं टेररिस्ट रहता हूँ, और ये फौजी लोग आते हैं और उस बस को रेस्क्यू कराते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ था कि मतलब मेरे साथ में जो एक एक्टर थे ना, उनके शायद वो पहला काम था उनका, तो उनको मालूम नहीं था कि जैसे अभी फिल्मों में कुछ लोग ऐसे भी है कि मर जाता है एक्टर तो रोने लग जाते हैं कि देखो मर गया एक कैरेक्टर, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं, मतलब बहुत बुजुर्ग लोग समझ लो या थोड़े से बिल्कुल अमेच्योर समझ लो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं को समझते मर गया ये, मतलब रियल लाइफ में नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मर गया कैरेक्टर। तो पहली बार मतलब मेरे ख्याल से वो एक्टिंग कर रहे थे वो,
तो उनको ये नहीं मालूम था कि मतलब अब उन्हें पता चला कि उन्हें मरना है और मशीन गन की गोलियां उन्हें खानी है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये आदमी जो है ना थोड़ा सा मतलब रियल में डरा हुआ है। तो हमने प्रैंक बना लिया उसका, और उसको रियल में हमने बोला कि भी जाओ तुम एक्शन डायरेक्टर से बुलेट प्रूफ जैकेट लेके आओ। तो जाकर के बोल रहा है कि नहीं मुझे तो बोल रहा है वो बुलेट प्रूफ जैकेट ख़त्म हो गई है, वो तो आपको दे दिया। तो इस तरह का हमने बहुत लंबा प्रैंक किया जिसमें वो नाना पाटेकर भी और पूरे फाइट डायरेक्टर्स वगैरह बहुत इन्वॉल्व हो करके बहुत हमने इन्जॉय किया उस पार्ट को। तो ये एक मतलब जो किस्सा ऐसा था, वो तो ये बोल रहा था कि मैं तो पिक्चर ही छोड़ देता अगर मुझे मौका मिलता यहाँ से भागने का, मैं तो पहली पिक्चर में मर जाऊँगा। वो बेचारा मतलब इतना बहुत ही अजीब बात थी वैसे ये। जहांगीर भाई, जैसे आश्रम OTT पर रिलीज़ हुई, मुफ्त उपलब्ध है, ऐसे और ना जाने कितनी सीरीज़ OTT पर उपलब्ध हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो अभिनेता हैं उन और वेब सीरीज़ ने पूरी तरह से कहानियों को पेश करने का तरीका बदला है? मूवीज़ में वो चीज़ नहीं आ पाती 3 घंटे में जो वेब सीरीज़ में लोग देखते हैं। हाँ, जैसे वही मैं बोला ना कि बदलाव जो है वो मतलब एक सृष्टि का नियम है। तो इसमें एडवांटेज यही होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पहले एक दो शॉट लिए जाते थे फिल्म के अंदर, अब पूरी पूरी वेब सीरीज़ में मतलब मेन रोल करते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी हैं। और जैसे एक टीवी सीरीज़ होती थी, अब ये बीच की चीज़ आ गई। जैसे कुछ लोग टीवी में नहीं काम करना चाहते, हालांकि ये भी टीवी आप देखते टीवी पर ही हो, थिएटर में तो जाकर के देखते नहीं हो वेब सीरीज। बट इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इसका बजट ज़्यादा है, इसके पैसे ज़्यादा हैं। तो ये डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिटेबल वो है, और ये रहने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि चली जाएगी। लेकिन जहांगीर भाई, आप देखिए, जहाँ तक आपकी बात है, तो आप ये किताब आपने लिखी है, जी। सुपर ह्यूमन यू आर। जी जी जी। तो इस पर मैं चर्चा थोड़ी देर में करूंगा। अभी हाँ। मैं सिर्फ फिल्मों से संबंधित सवाल आपसे पूछ रहा जी हूँ। जी जी। जैसे OTT पर मूवीज़ हम लोग घर में देखते हैं, कब उसमें कोई सेक्स का सीन आ जाए, कब गंदी गाली आ जाए, जिसको हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। हाँ, आपको लगता है कि ये समाज के लिए बहुत गलत है? नहीं ये हो चुका है एक्चुअली में। अब ये क्या है कि या तो अगर ये हो रहा होता ना इनिशियली तो बात की जा सकती है। अगर आप हॉलीवुड की कितनी भी फिल्में देखिए, उसमें जो लैंग्वेज है, जो फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज वहाँ फिल्मों में है, वो अब यहाँ पे भी हो गई है, पहले नहीं थी। तो अगर वहाँ पे आप देखें तो आपस में ऐसा लगता है कि ये सब एक दूसरे को गालियाँ ही बकते रहते हैं हर वक्त, माँ बहन की, ऐसा वही लैंग्वेज है ना। ऐसा लगता है रिस्पेक्ट कोई करता ही नहीं किसी की। तो यही सिनेमा का अभी यहाँ पे भी हो गया है। अब ये पर्सनल वाला मामला हो गया। अभी जैसे 12 साल का कोई बच्चा है या बच्ची है, तो वो अपना मोबाइल उसी तरह से लॉक रखेगी या रखेगा। तो ये अभी इसमें आप फैमिली के साथ में कोई सारे शोज़ ऐसे होंगे जो आप नहीं देख पाएंगे, वो आपको अकेले ही देखना पड़ेगा, या अपनी वाइफ के साथ देखना पड़ेगा, या गर्लफ्रेंड के साथ में, ऐसा ही होगा। आप सारे शोज़ तो नहीं देख पाएंगे। सारे शोज़ फैमिली हैं भी नहीं, जो फैमिली शोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि लैंग्वेज तो अभी नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी है, और अब आम बच्चों की लैंग्वेज वो बन चुकी है जो मतलब हमने सिखाई है। हाँ, देखिए, जब हम बचपन, मुझे अपना याद आता है कि जो गली मोहल्ले में गाली बकने वाले बच्चे होते थे, तो मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप कहते थे कि अरे बच्चे गाली बकते हैं, इनके साथ मत रहा करो। हाँ, आप लोग भी बिगड़ जाओगे। अब लेकिन वही गालियाँ टीवी का हिस्सा बन चुकी हैं। नहीं, अब ये सिर्फ टीवी का नहीं, ये अब हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी हैं। अभी ये यंगस्टर्स जो है ना, जो छोटे छोटे मतलब 13-14 साल के हैं, उन वो तो अभी थोड़े से आँख खोल रहे हैं ना सही से, तो उनको तो फर्स्ट लैंग्वेज यही लग रही है ना। तो अभी हम कर चुके हैं जितना डैमेज कर सकते थे, तो ये रहेगा, ये आगे और मतलब ख़राब ही होने वाला है। तो इसको सुधारने के लिए क्या हो सकता है? नहीं, उसे नहीं सुधार सकते। मेरी वाइफ हमेशा कहती है, यार क्या कर रहा है तुम्हारा MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, ब्रॉडकास्ट, बट वो कोई तो कंट्रोल में ही नहीं है उनके कुछ। बट इंटरनेट तो कब्जे में ही नहीं है ना IB मिनिस्टर के। हाँ। वो तो मतलब इंटरनेशनल वाली बात हो तो जाती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया को और OTT को इस सेंसर बोर्ड के दायरे में लाना चाहिए? नहीं ला सकते। ले भी आओगे तो मतलब क्या होगा, उसमें भी पार्शियलिटी होती है, किसी को कुछ सीन में ज़्यादा छूट मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। ये कोई मतलब ही नहीं है, ये एकदम सागर टाइप है। इसको आपके पास चॉइस है, आपको जो देखना है वो देखिए। और बच्चों के लिए जहाँ तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो एक सर्टेन एज तक आप कर भी सकते हो और करते भी हो, उसके बाद तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ये जो आश्रम वेब सीरीज़ थी, ये बाबा राम रहीम और जो आसाराम बापू हैं, दोनों का मिक्सचर था, और ज़्यादातर फोकस राम रहीम पर था इस वेब सीरीज़ में। तो जब आपने पूरी कहानी निश्चित तौर पर रियल लाइफ की पढ़ी होगी, जब आपने इस पूरी कहानी को पढ़ा, तो जब आप किरदार करते हैं तो कितना आपको कैसा लगता हो कि जो असल ज़िंदगी के किरदार होते होंगे
उन्होंने क्या कैसे कैसे गलत काम किया होगा, और फिर उनके गलत किरदारों को आप रुपहले पर्दे पर उभारते हैं, तो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? अब हम तो एक्चुअली में जैसे जब स्क्रिप्ट मिलती है तो हमें तो एक तरह से वो ही मिलता है कि ये फिक्शन है, हमें एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है। अगर हम ये बात अगर बोले भी पूछे भी तो शायद हमको बताया नहीं जाएगा कि नहीं ये इस पर्टिकुलर बाबा की कहानी है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। अच्छा, पहले नहीं बताया जाता? नहीं आप लोगों बताया को? जाता, क्योंकि फिर वो जैसे ही एक्टर को 10 एक्टरों को बता दिया गया मान लीजिए, तो फिर वो कहीं पे भी इंटरव्यू दे देंगे, फिर वो कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई बाबा राम रहीम पे तो है नहीं, आपने कैसे बोला। अच्छा। तो वो प्रोडक्शन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रॉन्ग हो जाता है, तो कभी भी वो बताते नहीं है। अब जैसे पान सिंह तोमर है, उसमें हमें मालूम है कि रियल घटना है, कि ये रियल कैरेक्टर था, और वो जो विलन था, जो मैंने उसके भाई का, इरफान भाई के भाई का जो रोल प्ले किया था, तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से जाते हैं, क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर भी था। और दूसरी बात ये, तो ये इसी तरह से ही प्रिपेयर करते हैं जो मतलब नॉर्मली सारी कैरेक्टर्स हम जो मैंने आपको बताया वही जितनी वेब सीरीज बनती हैं उनमें से 90% जो ट्रू इवेंट बेस्ड होती हैं, जैसा कि आपने आश्रम सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बाबा राम रहीम के किस्से तो आपने पहले भी सुने ही होंगे। हाँ, नहीं मुझे भी लगातार- लगता है काफ़ी आइडेंटिकल है। हाँ। और बाबाओं तो के जब कई आपको आश्रम कहानी ऐसे- आपको मिली है तो आपने मैच नहीं किया कि मैच बाबा राम मतलब रहीम से थॉट भी- रहा जहन में कि शायद उसकी कहानी है, थॉट तो रहा, लेकिन मैं तो अपने किरदार पे कहानी वर्क करूंगा ना, बाकी सब तो कैरेक्टर, बॉबी देओल अपने कैरेक्टर पे काम करेंगे, डायरेक्टर अपना काम करेंगे, तो हमारा काम तो दूसरे लोग आसान कर देते हैं। कॉस्ट्यूम वाला अपना काम कर देता है, हमारी मदद कर देता है, तो वो सब में सब सपोर्ट मिल जाती है। मैं कैमरामैन हमको अच्छे से मतलब वो करता है, तो हमारा काम सिर्फ हमारा यही रहता है कि हम मतलब जब वो कैरेक्टर प्ले करें तो हमारा बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर अगर वो कैरेक्टर से मैच करता हुआ मिल जाता है तो वो पसंद आ जाता है लोगों को। आपके किरदार में धर्म के लिए क्या महत्व है? ये जो सीरीज थी, ये आस्था, शक्ति या सामाजिक ढांचे का प्रतीक था, इस रोल को कैसे निभाया आपने? कि किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? ये जो आपका माइकल वाला रोल था। माइकल वाला रोल है। एक तो मुझे ये था कि मतलब माइकल जो है वो क्रिश्चियन है, या मतलब नॉर्मली जाटों के रोल तो नाम राठी तो है वो, लेकिन माइकल राठी है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि ये मतलब उस तरह का आश्रम दिखाया है जिसमें हिंदू धर्म के वो अनुयायी लोग हैं, और उसमें ही मतलब गोरख धंधा भी है। तो थोड़ा सा ये होता है कि आपकी जितनी भी नॉलेज होती है, आप बाबा राम रहीम को भी आप जानते हो, आसाराम बापू को भी जानते हो, ऐसे और बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं। न्यूज़, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके माइंड में फीड रहती है, उन्हीं को आप यूज़ करते हो, कैरेक्टर प्ले करते हो। आश्रम की कहानी में धर्म का दोहरा चेहरा दिखाया गया है, एक और आस्था, दूसरी तरफ शोषण। कैसे देखते हैं इसको आप? ये रियल है, मतलब रियल में ऐसे ही होता है, या तो आस्थावादी होता है इंसान या शोषण करता है, तो दोनों चीज़ें ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम रियल है। इसीलिए मतलब वो चीज़ें चली है क्योंकि सत्य लगता है ना वो, कि हाँ ऐसा हुआ होगा। जिस तरह से आपने आश्रम सीरीज में काम किया, हम बहुत सारे हेडलाइंस भी देखते हैं, खबरों में भी आप देखते होंगे कि जो तमाम भक्ति के नाम पर जिन्होंने आश्रम खोल रखे हैं, वो लोग असल की ज़िंदगी में क्या करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि भाई जो लोग भक्ति के लिए आश्रम में जाते हैं उनको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, और ख़ास तौर पर लड़कियों को? देखिए, इतनी ज़्यादा आईटी मतलब हाईलाइटेड है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बहुत यंग एज में ही लोग अभी इतने मैच्योर हो रहे हैं ना कि उन्हें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ज़्यादा समझदार हैं। जो हमें लगता है कि नहीं हमें यंग जनरेशन को बताना है, एक्चुअली में उनको हमसे ज़्यादा हमेशा पता रहता है। तो खुद अपना स्टडी करके उन्हें मालूम है कि कैसे क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं तो कोई पर्टिकुलर सलाह दे नहीं सकता, बट यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए किसी के मेरा ये मानना है कि अगर आप रब के लिए आस्था होती है ना आपकी, अपने क्रिएटर के लिए, तो उसके बीच में कोई आदमी नहीं है। अगर मैं मान लीजिए मैं किसी मौलाना के पास जा रहा हूँ, या कोई आदमी किसी अपने पंडित जी के पास जा रहा है, या कोई अगर उसको मीडिएटर बना रहा है, या उसको ये समझ रहा है कि नहीं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गॉड की नज़र में, ये मेरी अप्रोच लगा देगा, या मैं किसी मज़ार पे जाऊंगा तो ये मेरी अप्रोच लगा देगा, तो ये सब एक्चुअली में अफवाह हैं। अगर मेरी आस्था है तो मैं घर पे बैठ कर के भी मतलब मैं नेक आदमी रह सकता हूँ और दूसरों की मदद कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी बाबा के आश्रम में जाने की ज़रूरत ही है ना, बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही मतलब
ज़रा से एक्शन से पता चल जाता है ना कि आदमी नेगेटिव है पॉजिटिव है। लड़कियों को तो और ज़्यादा पहले पता चल जाता होगा। तो बस चेंज कर सकते हो, सिनेरियो चेंज कर सकते हो। ह्यूमन के पास ये पावर है, पावर ऑफ चॉइस, तो आप इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो। तो यही है कि आपको इंस्टेंटली चेंज कर देना चाहिए। और ये याद रखिए कि गॉड और आपके बीच में कोई है नहीं। अगर आप बना रहे हो ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो फिर अपने हिसाब से ही बताएगा ना। आपके और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके क्रिएटर जो है एक ही है और हम सब एक हैं। ये तो कंफर्म बात है। ये इस किताब का सार भी है कि बस मीडिएटर से हमें बचना है। आप किसी भी लाइन में मीडिएटर, आप सोचो हायरार्की क्यों है, क्योंकि धर्म के बीच में मीडिएटर आ गए, बाबा आ गए ना। अब बाबा ऐसा नहीं है कि सब बाबा खराब हैं, बहुत से बाबा बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना। तो बट वो ये कि उसमें छांटें कैसे, है ना। तो आपको बाबा की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बाबा हो। ये मेरा मैसेज है, आपको किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बाबा हो। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि भाई जब आपके पास भगवान है, आपके पास घर में गीता रखी है, आप उसका पाठ कर सकते हो, भगवान तक पहुंचने के लिए मैं किसी बाबा की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, भगवान के पास पहुंचना भी नहीं होता। हम अभी क्या भगवान के पास नहीं है? हाँ। आपको नहीं लगता कि भगवान यहाँ पे इंडिया में नहीं है, या मतलब इस नोएडा में नहीं है, या इस ऑफिस में नहीं है? भगवान के पास कहीं जानना थोड़ी है, भगवान के पास ही है हम ऑलरेडी। जैसे कहते हैं ना, मैं भगवान को तलाश रहा हूँ, भाई खो तू गया है, भगवान इधर ही है। तो ऐसा मतलब सच्चाई है कि ऐसा भी नहीं कि हम भगवान के पास चले जाते हैं, हम ऑलवेज अपने क्रिएटर के पास ही रहते हैं, ऑलवेज। और फिर वो जो नेक्स्ट जर्नी होती है उसमें भी मतलब वो होता है, तब ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि तब हमारा टेस्ट पास हो चुके होते हैं हम। तब हमारा रेटिना में इतनी पावर होगी, जब हम पास हो जाएंगे हम नेक काम करके, कि हम देख पाएंगे उसको। तो अभी हम टेस्ट पर हैं सब लोग, तो इस टेस्ट को ही पास करना है। जीवन डेफिनेटली एक परीक्षा है, और इस बात का सबूत है कि एक आदमी को अगर मान लीजिए, जैसे हिटलर है, उसने 6 मिलियन लोगों को मार दिया था ना, तो कैसे इसने, नेचर ने, रब ने ऐसे कैसे दे दी उसको पावर? या अभी येतान्यू है, वो कितने लोगों को मार रहा है, कैसे उसको पावर मिली हो, कैसे मतलब वो एंजॉय कर रहा है मार मार के भी? नेचर ने ऐसे, मतलब रब ने, मतलब रब इतना कैसे बेरहम हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, रब का एक डिज़ाइन है, उसने आपको पूरी छूट दे रखी है कि आप 6 मिलियन लोगों को बचा भी सकते हो और 6 मिलियन को मार भी सकते हो, उससे ज़्यादा भी मार सकते हो। अभी जो एटम बम पे अगर मान लीजिए जो उंगली प्रेस करेगा, कितनी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, कितनी पावर एक आदमी के हाथ में, कितनी पावर है। तो इतनी पावर हम सब के अंदर है। तो दुनिया बुरी जगह इसलिए नहीं है कि कुछ बुरे लोग गलत काम कर रहे हैं, दुनिया बुरी जगह इसलिए है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यह आइंस्टाइन का कहना है। और जहांगीर भाई, जिस तरह से ये मूवी मैंने देखी, तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की मूवीज़ हैं वो समाज के लिए एक आईना है। जैसे धर्म और जो आध्यात्मिकता है उसके दुरुपयोग को उजागर करती हुई आपने तस्वीर दिखाई, उससे समाज में एक चर्चा होनी चाहिए कि भैया क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। आप भले ही रुपैले पर्दे पर आप अपना एक रोल अदा कर रहे हैं जो आपको स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन सच्चाई ये है कि असल ज़िंदगी में ऐसा होता है। हाँ, डेफिनेटली लोग इंस्पायर हुए होंगे, और काफ़ी लोगों ने ये बाबागिरी से थोड़ा पीछे भी हटे होंगे। ये बात सही है। इससे तो ये अच्छा ही, मतलब नेक काम हुआ कि उन्होंने ये सीरीज़ बनाई जिससे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बताया। तो डेफिनेटली इससे, जो आप मेरे से बोल रहे थे कि मैं क्या सलाह दूं, तो वो इस वेब सीरीज़ के थ्रू सलाह ले लें कि ऐसे ऐसे दानव भी हैं, है ना। एज ए एक्टर तो आपने दिखाया कि धर्म का सत्ता के लिए इस्तेमाल कैसे होता है। क्या आपको रियल की ज़िंदगी में लगता है कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता में होता है? होता ही है ना, धर्म का डेफिनेटली होता ही। और धर्म का मतलब सत्ता में इस्तेमाल होना कोई मतलब गलत बात नहीं है। ऐसा इसके बिना नहीं चल सकता एक्चुअली में। अभी जैसे आप पूरी गल्फ कंट्रीज देखी है, अभी जैसे दुबई में, वहाँ पे आप देखोगे मतलब कोई किडनैपिंग नहीं हुई होगी, कोई रेप के मतलब बहुत कम केसेस रहे होंगे, रोड रेज बहुत कम रही होगी। जो मतलब जैसे कंपैरिजन अगर आप करें वहाँ के मतलब आंकड़े क्राइम के और यहाँ के अगर आप देखें, तो क्योंकि वो धर्म इन्वॉल्व है ना उसमें, पॉलिटिक्स में, कि भाई हाथ काट दिए जाएंगे अगर चोरी करोगे, तो ये सब कर दिया जाएगा। तो धर्म ज़रूरी है, धर्म ही सिखाता है ना हमको कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ गलत है। और हमारा जो सोशल कंडक्ट है वो धर्म ही तो बताता है, और वही हमें संविधान भी बताता है। संविधान भी धर्म का ही एक हिस्सा होता है एक्चुअली में। तो उसका इस्तेमाल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किसी भी चीज़ का करना वो तो बुराई है। खान साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है।
जो आजकल अनुराग कश्यप का एक बयान आपने सुना होगा, उन्होंने लिखा भी है ब्राह्मणों के बारे में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो यही बताया ना, सुपर ह्यूमन यू आर, एवरीबडी सेम। 8.2 बिलियन दुनिया में लोग हैं, तो मुझे तो ब्राह्मण या खान साहब, मुझे तो ये सब चीज़ें असर ही नहीं करती हैं। मेरा पर्सनल एजेंडा तो ये है कि सब एक जैसे हैं। और क्योंकि ये अभी चल रहा है, ये पूरा सिलसिला होता है ना, पूरी सीरीज चल रही है इस सब्जेक्ट को लेकर के कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, मुस्लिम, ये सब पूरा अभी मतलब इन है, ये फैशन में है। तो वो भी कुछ बोलेंगे, इतने सारे मुंह हैं, तो मुंह तो बोलने की लेकिन काम अनुराग आएगा। कश्यप को क्या ये बात बोलनी चाहिए थी? नहीं तो मैं कोई नहीं होता ये बात बोलने वाला कि मतलब बोलनी चाहिए थी नहीं। पहली बात तो मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, बट मैं पॉलिटिकल और जैसे हमारी जो सोसाइटी है, मैंने जो ये सोसाइटी क्रिएट की है सुपर ह्यूमन यू आर, इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन बैन रखी है। मतलब हम बात भी करना अलाउड नहीं है, हमें पॉलिटिक्स के ऊपर बात भी नहीं करना, रिलीजन के ऊपर बात ही नहीं करना। मेरा रिलीजन क्या है, मेरे बिहेवियर से पता चलना चाहिए ना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अब मैं इनसे मतलब मेरी नज़रों से पता चल जाएगा मेरा रिलीजन क्या है, तो सोशल कंटेक्स्ट से पता चलेगा। अब ये है कि मतलब अनुराग कश्यप ने जो बोला और क्या बोला, मुझे तो एग्जैक्टली वो भी मालूम नहीं है। आप बताएं क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कुछ गलत टिप्पणी की थी जिसको मैं बोल नहीं सकता, हाँ, तो कि फिर मैं ब्राह्मणों के ऊपर मैं कुछ कर दूंगा, मतलब बहुत गलत टिप्पणी थी। नहीं, वो कभी कभी ऐसा होता है। अब एग्जैक्टली कई बार तो मुझे मालूम नहीं मतलब एग्जैक्टली किसी कास्ट, एक इतना बड़ा डायरेक्टर किसी संपूर्ण कास्ट को लेकर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो भी गलत है। अगर नहीं, किसी एक व्यक्ति से आपको कोई एलर्जी है तो उसको आप कह सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वो डायरेक्टर ने ही ये सब एक बात बोली होगी। इससे पहले भी दूसरे बड़े बड़े लोग भी बोल रहे हैं, उनसे भी बड़े लोग बोल रहे हैं। सब धर्मों के बारे में, ये मैं बताया ना, फैशन ही चल रहा है अभी। तो सब अपने आग में घी का काम कर रहे हैं, कोई ये नहीं कर रहा कि उसको ठंडा करे। सब आग में घी का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं करना चाहिए। अच्छा, सीरियसली आपने 3-4 दिन से ट्रेंडिंग में ये खबर है कि अनुराग कश्यप ने ऐसा बोला, और उसके बाद जितने बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हैं या ब्राह्मणों के जो बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सभी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। आपने अच्छा, सीरियसली नहीं सुना है? नहीं मुझे नहीं सुना। मैं तो यहाँ शादी में आया हुआ था। हाँ। मेरे दोस्त हैं रोहित, उनकी कज़िन की शादी थी। तो मैं तो एक्चुअली मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हों, एंथनी हों, चाहे मतलब रोंडा बायंस हों, जिन्होंने सीक्रेट बुक लिखी है, उन सब का यही मानना है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया इन द सेंस जो मतलब डिज़ाइन है सब, तो उसमें या तो आप अपना दिमाग खपा लो या आप खुद अपना क्रिएट कर लो। तो नॉर्मली तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, बट क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ और फिल्म भी मैं एक लिख रहा हूँ, तो आपको अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हर बार मतलब आपको ये जानना ज़रूरी रहेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो उस हिसाब से मैं रोज़ आधे घंटे का एक कोर्स ले लेता हूँ, थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ सोते वक्त, समझ जाता हूँ कि क्या हुआ। अनुराग कश्यप से कभी मुलाकात हुई आपकी? अनुराग कश्यप ने एक एक सीरीज़ लिखी थी जिसका नाम था त्रिकाल, उसका मैं मेन हीरो था, और वो उनका पहला प्रोजेक्ट था एज ए राइटर। तो मुलाकात तो उनसे अक्सर होती रहती है। कैसे व्यक्ति हैं अनुराग कश्यप? मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे ही होते हैं, मुझे तो मतलब लोगों में ख़राबी नज़र आती नहीं है। कुछ हरकतें उनकी हो सकती हैं किसी और के साथ गलत हो, या मतलब मेरे साथ अगर सही है तो मेरे साथ तो सही है। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, और क्रिएटिव आदमी हैं, और उनकी जो बिगनिंग थी उसी टाइम में मेरी भी बिगनिंग थी। हम लोगों ने थिएटर भी किया है, पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था साथ में, तो राइज किया उन्होंने। डेफिनेटली एक सक्सेसफुल आदमी है, नो डाउट। लेकिन अगर उन्होंने किसी को लेकर जातिगत टिप्पणी की है तो गलत है, ये तो मानेंगे ना आप? वो तो किसी ने भी की है तो गलत है, वो सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो तो किसी ने भी, क्योंकि हमको किसी दूसरे पे के मतलब इल्ज़ाम लगाने का या उसकी जाति के ऊपर बोलने का हक ही नहीं है। पहली बात तो जाति अलग है ही नहीं, वो आप ही हो। मुझे नहीं लगता कि वो कोई, अगर मैं ब्राह्मण के बारे में बोल रहा हूँ, अगर मैं खुदा न खास्ता रॉन्ग बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी जात के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। वो तो एक अलग ही वो वाली बात है, सब एक हैं। मेरा तो ये मुद्दा जो है ना एकदम क्लियर है। मेरा तो कोई मसला ही नहीं है किसी धर्म वरम से, कोई मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई जाति वाति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे आउट ऑफ फील्ड पूछना चाहूँगा। जैसे आजकल देश में की संसद ने वक्फ कानून पारित कर दिया है, कहा जा रहा है कि जो देश के मुसलमान हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं वक्फ कानून से।
एज ए मुस्लिम क्या जहांगीर खान को भी वक्फ कानून से कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, मैंने स्टडी किया, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आधा घंटा मैं रोज़ मतलब वो करता हूँ, तो इतना तो मैं कर लेता हूँ, फीड कर लेता हूँ, जिससे मुझे आइडिया होता है कि क्या कानून बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अब जो भी कानून के मतलब नॉलेज का आ रहे हैं, उन्होंने टीवी में बहुत ज़्यादा इस बारे में बताया भी है। नॉर्मली तो यही कि ऐसा लगता है कि मतलब उनको, मुस्लिम्स को ये लगता है कि ये जो कानून अगर बनेंगे तो हमारे खिलाफ ही होंगे वो। जैसे कि ये किसानों को भी लगा था, बट किसानों के वापस लिए गए ना कानून भी। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ मतलब इंटरिम मतलब एक रिएक्शन भी दिया है कि मतलब ये जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो नहीं चाहते कि मतलब उसको आगे परस्यू करें, तो वही उनकी डिमांड है। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया, किसी भी, ये तो एक वैसी चीज़ है ना, बने तो सबके लिए बने, नहीं तो किसी के लिए ना बने, मुझे ऐसा लगता है। आप तो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम हैं, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो एक तरह से घोटालेबाजों का और भूमाफियाओं का अड्डा था, तो क्या आपको लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं गलत होगा? प्रधानमंत्री इंसान नहीं होते, वो झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलेंगे आप? वो झूठ बोलते हैं कि नहीं? आप बताइए। मैं फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो भी आप जैसे ही हैं। जितनी पावर, मतलब उनके पास पावर ज़रूर है, उनको चुना गया है, बट एज ए ह्यूमन जो वो है, वो भी, उनके अंदर भी वही कैरेक्टर है कि कभी खुशी कभी गम वाली बात है। उनके भी मूड्स बदलते होंगे, उनसे भी कुछ गलतियाँ होती होंगी, तो नॉर्मल बात है। अगर उन्होंने कह दिया कि पत्थर पे लकीर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री हो जाना कोई ये नहीं हो जाता है कि मतलब वो मतलब वही मतलब जो बोल दिए वो सत्य की वो है। बट जो राम बोले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कृष्ण जी बोले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सत्य है क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उसमें मतलब दिया और वो मैसेंजर थे। बट कोई किसी कंट्री का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट सत्य ही बोलेगा, इसकी तो कहीं कोई गारंटी नहीं है। और ये फैक्ट है कि जो कोर्ट ने भी जो रिएक्शन दिया है, या जो लोग भी थोड़े से मतलब ये एटीज हो गए, पहले मतलब वो कर रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं, धरने वगैरह कर रहे थे, तो वो बंद हो गया ना, तो उससे उनको सुकून मिला ना थोड़ा। तो ये कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए जो बना है, तो वो सबके लिए बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब सब ज़मीनों के लिए बनना चाहिए, वो हिंदूज को भी मतलब है ना एक पूरा का जैसे देखिए, जहाँ तक हिंदू की आपने जहांगीर भाई बात की, तो बहुत सारे मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में हैं। वहाँ पर पहले तो ये भी तो सरकार, तो वहाँ पर पंडों का राज हुआ करता था, तो आज वहाँ गवर्नमेंट का राज है, तो मंदिर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जो मंदिर में पैसा आता है वो सरकार के खजाने में जा रहा है, अच्छे कामों के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे ही जो कौन कौन चलाता है? वक्फ को तो एक कमेटी है, वक्फ कमेटी होती है, चेयरमैन होता है, वो चलाता है। सब गवर्नमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट ही चलाती है। आप जानते कि नहीं? मैं वक्फ के बारे में काफी जानता हूँ। सब गवर्नमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, सब गवर्नमेंट के मनोनीत लोग होते हैं, चाहे वो वक्फ हो चाहे हिंदू एंडोमेंट वाला बात, सब गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं। लेकिन जो वक्फ के पुराने कानून थे, जो उसकी पेचीदगियां थी, उसको हटाया गया। वक्फ कानून तो वही है, लेकिन जो उसमें पेचीदगियां थी, तो ये सब्सिडाइज जो जमीन लेने का तरीका था, ये तो एक पूरा इश्यू बन जाएगा। मैं तो इस बारे में बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं करना चाहता, क्योंकि चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो और कुल मिलाकर आप वक्फ नए कानून से संतुष्ट नहीं है? मुझे पहले तो नहीं, मैं फ्रैंकली इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि मैं भी इस चीज़ से मतलब वो हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कॉमन वाली बात होती है, सबका ही होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए, तो कॉमन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, फिर तो आप उसको भी सही मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी वायलेंस जो है ना, जैसे मतलब कुरान शरीफ की एक आयत है कि अगर आपने एक इंसान को नाहक मार दिया तो इट इज इक्वलेंट टू कि आपने पूरी कायनात मार दी, और एक को बचा लिया तो आपने पूरी कायनात बचा ली। तो वायलेंस को मैं कैसे मतलब वो कर सकता हूँ कि मतलब वो सही है, कैसे मैं बोल सकता हूँ? ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मुस्लिम का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है, ये कितना सही है? ये सिर्फ वही नहीं कर रही है, ये अभी इंडिया की पॉलिटिक्स का एक वो है, इंडिया की पॉलिटिक्स का ना एक मतलब एक पूरा ट्रेंडिंग है कि अभी धर्म को ही इस्तेमाल करने का है। ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, और चला है, ये शुरुआत से ही चला है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में ये चलता ही है कि उसको मतलब धर्म के लोगों को यूज़ करने का और उसको अपने इस्तेमाल करने के बाद थ्रो कर देने का, तो वो नॉर्मल है। व्यक्तिगत तौर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से मानते हैं आप? क्या उनके बारे में शब्द कहेंगे? भाई इतने लोगों ने उन्हें चुना है हम्म, तो डेफिनेटली लॉन्ग लिव मोदी जी, और क्या मैं बोल सकता हूँ। जो उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस हैं वो आपको पसंद आते हैं? देखिए, जो पहले भी प्रधानमंत्री रहे होंगे उनके भी सब तो पसंद नहीं आ सकते ना। तो ऐसा तो है, कुछ पसंद आते हैं, कुछ नहीं भी पसंद आते हैं। और मेरा पर मतलब किसी का भी परसेप्शन वही होगा जो आपका होगा, मेरा होगा, इनका होगा, कि कुछ आपको उनके डिसीजन ठीक लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। तो ये नॉर्मल बात है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे की बड़ी तारीफ उनकी आप करते हैं। मैंने मैंने कहा की तारीफ है मेरी, आप कैसे जानते मैंने हैं? कई इंटरव्यू देखे तो उसमें आपने उनके लिए काफी पॉजिटिव मैं बोला। हाँ मैं शूटिंग कर रहा था उस टाइम पे, और मतलब मेरे को एक बात तो महसूस हुई थी कि यूपी का, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो महसूस हुआ मुझे, आसपास कई लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने बोला कि ये थोड़ा सा जो कानून के मामले में जो है ना, थोड़ा सा वो स्ट्रांग है, जो मुझे बेहद ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है ना, बहुत ह्यूज स्टेट है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि मतलब हाँ, कानून के मामले में स्ट्रांग है वो, जिसका मतलब डेफिनेटली प्रजा को असर पड़ता है, पब्लिक को असर पड़ता है। विमेन सेफ्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राहज़नियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने सुना है कि मतलब वो थोड़ी कम हो गई। बट वहीं अगर मैं मतलब डिबेट सुनता हूँ तो बहुत सारी डिबेट्स में पता चलता है, एनसीआरबी का जो आंकड़ा होता है उसमें ये है कि मतलब वहाँ दलितों पे ज़्यादा अत्याचार होने हैं, या वहाँ पे जो है मतलब कुछ किसी एक पर्टिकुलर कौम के साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, किसी एक कौम को बिंदास मतलब गन और तलवारें लेकर के घूमने की पूरी इजाज़त है, किसी को काले पट्टे बांध करके नमाज़ पढ़ने में भी मतलब उस पर उसके खिलाफ में केस दायर हो रहे हैं। तो अब तो वो स्थिति एग्जैक्टली नहीं बची। मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि राजा का काम यही होता है कि सब बराबर है। इंसाफ अगर नहीं दिया ना राजा ने, तो फिर कुछ उससे चाहिए भी नहीं। भाई आपने पूरी ज़िंदगी खुद रोटी कमाई अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट से? बिजली चाहिए तो आपने पैसे भरते हो ना। आपको चाहिए क्या होता है सरकार से? सिर्फ और सिर्फ इंसाफ, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आप गवर्नमेंट से इंसाफ के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो अफवाह है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर इंसाफ भी नहीं मिला ना, तो फिर वो गवर्नमेंट कहीं की भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे बंगाल की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर की हो, इंसाफ नहीं मिला ना तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि यूपी में लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है? मेरे को ऐसा नहीं डिबेट्स लगता। के जरिए लगता आप है। अपनी बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये बात बोली नहीं रहा। हर जगह ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा है कि कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, कहीं इंसाफ किसी को, इतनी पब्लिक है माशाल्लाह। आपके लिए तो योगी जी नोएडा में फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं। नहीं, मेरे फिल्म सिटी तो हमारी ऑलरेडी मुंबई में है ही। हम तो मुंबई में रहते हैं, तो नोएडा में भी ले आएंगे तो अच्छी बात है। और है ऑलरेडी नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री तो है ना ऑलरेडी नोएडा में। फिल्म सिटी है जहाँ केवल न्यूज़ चैनल रहते हैं, वहाँ पर एक पूरा फिल्म का डिवीजन बनने जा रहा है यहाँ पर। हाँ, तो वो ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। मैं मतलब मेरा पर्सनल मतलब मैं एक्टर हूँ तो मेरे को इस चीज़ से थोड़ा वो हो सकता है, लेकिन बाकी आम पब्लिक को तो इतना वो नहीं जो बॉम्बे का बॉलीवुड है वो क्या नोएडा की फिल्म सिटी तक आ पाएगा? अभी भी जो ज़्यादा शूटिंग होती है ना बाहर ही होती है, क्योंकि रियलिस्टिक होती है। तो यूपी की अगर शूटिंग है तो यूपी में शूट करते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा वो है ना बॉलीवुड में, बट रहेगा बॉलीवुड। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है ना, महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है ना, अगर देखो बहुत पीसफुल जगह है। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, लेकिन अब बॉम्बे के अलावा शायद मैं कहीं किसी और कंट्री तो जा कर के मैं सेट हो सकता हूँ, लेकिन जो बॉम्बे में पीस है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ मामला है, कोई किसी को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से वो ऑफिस जैसा है वहाँ पे। अभी टिग्मांशु धूलिया ने अपने इंटरव्यू में बोला कि बॉम्बे एक ऑफिस है। तो वहाँ ऑफिस में मतलब जैसे होता है, जैसे अभी ऑफिस कॉम्प्लेक्स होता है या फिल्म सिटी होती है, जैसे नेहरू प्लेस है, इस तरह का होता है ना। तो वो बॉम्बे उस तरह का बन गया है, टोटल कमर्शियल। तो उस एटमॉस्फेयर में अगर किसी ने 10-12 साल बिता दिए ना, तो उसको किसी और जगह में मतलब उतना स्वाद नहीं आएगा। तो बट ये है कि वो तो केरला में भी इंडस्ट्री है, साउथ में भी इंडस्ट्री है, और अगर ये यूपी में भी होगी तो अच्छी बात है, ये तो प्लस पॉइंट होगा। जहांगीर भाई, अब आपकी किताब के बारे में बात करते हैं। एक्टिंग की दुनिया में आप
बहुत सारी बुलंदियां पा चुके हैं और जो एक्टिंग की दुनिया में आया था रुपहले पर्दे का हीरो बन जाता है तो वो चाहता है कि और ज़्यादा आगे बढ़े। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सुपर ह्यूमन यूआर के जरिए आपने नई मुहिम छेड़ी है ये। हाँ, आपकी नज़र में एक रिक्शे वाला भी सुपर ह्यूमन है और एक अमीर आदमी भी सुपर ह्यूमन है। हाँ। इसकी थोड़ी कहानी बताइए कि एक एक्टर से राइटर कैसे बने आप? इसका जो देखिए वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसका जो मैं सार बता देता हूँ पहले। ये ब्लर्ब है, ये ब्लर्ब लिखा हुआ है कि सभी प्रमाणित सुपर ह्यूमंस ने बार बार मानव मस्तिष्क और शरीर की शक्ति को साबित किया। जितने भी सर्टिफाइड सुपर ह्यूमंस हैं, सर्टिफाइड है ना, जो गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़ दिया, या आइंस्टाइन है, या बड़े बड़े जो जिन्होंने मतलब वो किए, तो उन्होंने जो अपनी ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन शरीर की जो पावर टाइम एंड अगेन लोगों को बताई है, तो उनकी बनावट में और आपकी बनावट में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली जैसे ये कि आईफोन 16 सब एक जैसे हैं, एग्जैक्टली हर ह्यूमन एक जैसा ही है। उसके सॉफ्टवेयर में मतलब माइंड में और बॉडी में, हार्डवेयर में कोई बेसिक फ़र्क नहीं है, तो सब एक जैसे हैं। बट कोई सुपर ह्यूमन 10% जी रहा है, कोई 20% जी रहा है, कोई 25% जी रहा है, कोई 40% जी रहा है, ऐसा है। तो हमको अपने उसके सुपर ह्यूमनिज्म को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे हम अपनी सुपर पावर्स, क्योंकि हम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, मतलब बेस्ट क्रिएशन। लोग कहते हैं कि आप चाँद जैसी दिखती हो, चाँद से बेहतर हो एक्चुअली में आप, क्योंकि आप ह्यूमन हो, बेस्ट क्रिएशन हो आप। तो दुनिया में जितनी भी क्रिएशन हो उसमें सबसे बढ़िया रब की वो ह्यूमन है, क्योंकि आपके पास में ये पावर भी दे दी गई कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। आप चाँद पे भी चले गए ना, तो आप ही गए हो, ऐसा नहीं है, ह्यूमन गए ना। तो बेस्ट क्रिएशन होते हुए अगर हम वर्स्ट लाइफ जी रहे हैं ना, तो उस लाइफ को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे हम मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे हम अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, तो वो इस किताब का सार है कि सुपर ह्यूमन यू आर। और मैंने ये अचानक नहीं किया है, मैं पिछले 10 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने एक सोसाइटी भी क्रिएट की है, जितने भी मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग बहुत एस्पायरिंग एक्टर्स वगैरह हैं, जैसे कि मैंने बताया बैंक ऑफ टैलेंट है हमारा, उस तरह से मैंने काफ़ी लोगों को बुला करके इस तरह के कुछ इवेंट्स भी किए हैं। और वो बात बोलते हैं, जैसे आप अभी धर्म के बारे में पूछ रहे थे, राजनीति के बारे में पूछ रहे थे, तो ये हर बात का जवाब है इसके अंदर, हर सवाल का जवाब। आपका जो भी सवाल होगा ना जहन में आएगा। ये किताब इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, एकदम ले मैन की लैंग्वेज में, बहुत आम भाषा में लिखी गई है, बहुत ही किसी की भी समझ में आ जाएगी, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसमें सभी सवालों के वो जवाब हैं जो आपके सवाल हैं, कि एक्चुअली में क्या है कि हमें खुद करना है। हम हर आदमी को, अगर मैंने अपने, जैसे मेरा लिटिल वर्ल्ड है, मेरे हो सकता है कि मतलब आपका एक लिटिल वर्ल्ड है, आपके वर्ल्ड में 100 लोग होंगे, 8-10 लोग बहुत करीबी होंगे, फिर फ्रेंड होंगे, ऐसा। तो सबको अपने अपने लिटिल वर्ल्ड को अगर आपने सुधार लिया ना, तो ये बड़े लेवल पे दुनिया सुधर जाएगी। सब हम मान लें कि हाँ सामने वाला सुपर ह्यूमन है। इसमें जो सुपर ह्यूमन फार्मूला वो यही है कि मैं मतलब सुबह उठने से लेकर के और सोने तक एक साइकिल चलती ना हर इंसान की, उस साइकिल के दौरान मुझे जो भी इंसान दिखाई दे रहा है वो मेरी नज़र में वो सुपर ह्यूमन है। तो मेरा परसेप्शन एकदम चेंज हो चुका है। मैं इस एंगल से देखता ही नहीं हूँ कि ये गरीब आदमी है, या ये मतलब काला है, या ये पीला है, या ये गोरा है, या ये, वो एंगल ही मेरा ख़त्म हो गया है। तो मुझे लगा कि मतलब देखिए, इंडस्ट्री में रह करके हमने ऑटोग्राफ भी साइन कर लिए, बड़ी गाड़ियों में भी घूम लिए, बड़े घरों में भी रह लिए। नॉर्मली यही तो डिज़ायर होती है लोगों की, यही तो करता है ना आदमी। अब पैसे आते हैं तो बड़ा घर ले लेंगे, बट मैं पहले दिन से ही बंगलों में रहता था बम्बई में जा करके, तो मेरा वो सीन था। तो रब की मेहर है, तो हमेशा मतलब मेरी लाइफ में जो वो अमीरी जिसको बोलते हैं, वो रब ने मतलब मेरे को शुरू से ही मतलब वो किया। अगर मुझे पैसे कमाने और मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, कहीं और से करने, तो मैं उधर लग जाऊंगा। तो वहाँ से मैंने गोल्ड ज्वेलरी का मैंने काम किया, मैंने बताया आपको कि मेरा 1500 करोड़ का टर्नओवर था मेरी कंपनी का। तो हर आदमी ऐसा कर सकता है, हर आदमी में इतनी पावर है कि वो खुद पे अगर मतलब अपनी लाइफ को डिज़ाइन करे, तो यही इसका मतलब सोसाइटी क्रिएट करने का मतलब है। अब जैसे इसमें हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं, अब मैं इसमें लाखों में बदलना चाहता हूँ, फिर मिलियंस में बदलना चाहता हूँ, फिर मैं बिलियंस में बदलना चाहता हूँ। हम हमेशा सरकार से ही क्यों उम्मीद करते हैं कि सरकार स्कीमें निकालेगी, सरकार उसमें ये करेगी? अरे वो भी एक प्रधानमंत्री, वो भी एक ही इंसान है, उससे क्यों मैं उम्मीद करूं कि वो मेरे लिए कुछ करेगा? मैं देश के लिए क्यों नहीं करता हूं कुछ? जहांगीर भाई, आप लोग को जोड़ कैसे रहे हैं इससे?
बस ये कैसे लोगों से मिलते कैसे हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया के जरिए या फिर लोगों से वन टू वन आप मुलाकात करते हैं, और किस तरह के लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं आप? अभी क्योंकि मैं बॉम्बे से ही स्टार्ट किया हूँ, तो एस्पायरिंग लोग जो होते हैं ना, जैसे अभी मैं थोड़ा सा फेमस हो चुका हूँ, तो एक्टर्स को लगता है कि चलो भैया हमें काम दिलवा सकते हैं, तो इस तरह से लोग मिलना चाहते हैं। अभी मेरे अगर शाहरुख खान के यहाँ पे भी बहुत लोग जमा हैं, सलमान खान के यहाँ भी बहुत, तो हर लेवल पे जमा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी उसका अपना ग्रुप है, ऐसे हर आदमी का अपना ग्रुप है। तो अब मेरे पास में जो लोग आते हैं तो मैं उनको इंस्पायर करता हूँ कि भैया तुम जो अचीव करना चाहते हो कर लोगे, बट वही है कि मानना पड़ेगा, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। अभी जैसे सुपर ह्यूमन एक स्टार है जिनका नाम है विल स्मिथ, हॉलीवुड के, उनका ये मानना है कि ए पर्सन हु सेज यस आई कैन एंड द अदर पर्सन सेज आई कैन नॉट, तो दोनों सच्चे हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने बोल दिया, तो दोनों सच्चे हैं। तो मैं यही सिखाता हूँ कि एनीबडी कैन डू इट। यह आपके चॉइस का मामला है, अगर आप नहीं करना चाहते तभी आप नहीं कर पाओगे, नहीं तो वही होता है जो मैंने बताया कि डॉक्टर जो बनना चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, जो पायलट बनना चाहते हैं वो पायलट बन जाते हैं, जो नहीं बनते हैं वो डबल माइंड की वजह से नहीं बनते। तो जितने भी मतलब एस्पायरिंग लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी मैं धीरे धीरे इस चीज़ को और सोसाइटीज़ में भी वो करूँगा। सोशल मीडिया में मेरा यूट्यूब का चैनल है, पहले मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था सोशल मीडिया पे, अब धीरे धीरे क्योंकि ये मैसेज मेरे को फैलाना है तो डेफिनेटली अब मैं, ये पॉडकास्ट भी उसी का हिस्सा है, तो डेफिनेटली मैं ये अभी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। मुझे ये भी करना है कि जंतर मंतर पे 100 सुपर ह्यूमन्स को ले जा करके इसकी पब्लिसिटी करनी है, जहाँ पे मैं अपनी बात को बोलूँ। क्योंकि जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट स्कीम निकाले, हमें कंबल बांटे, हमें ऐसे इतने बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हम। आप समझिए कि जैसे रॉबोट्स होते हैं ना, रॉबोट्स, हम वो हैं जिनमें इमोशंस हैं। अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रॉबोट्स में इमोशन डाल रहे हैं, और पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस में से इमोशन निकाल रहे हैं। तो आपके पास चॉइस है, क्या समझे, इमोशन निकल रहे हैं ना, जुल्म किया जा रहे हैं, जुल्म मतलब कोई बात नहीं, उस कॉम पे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस कॉम पे हो रहे हैं तो गलत हो रहा है, तो ये सब इमोशन निकाले जा रहे हैं ना, इसको एक तरह से मतलब वो किया जा रहा है, और इमोशंस उसमें डाले जा रहे हैं रॉबोट्स में, वो साइंटिस्ट वो कर रहे हैं। तो हम इमोशनल पावरफुल हैं, तो इमोशन इतना बड़ा हथियार है, अगर हम इमोशनली करेक्ट जी गए तो बस सक्सेसफुल रहे हमेशा, हर पल सक्सेसफुल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं सक्सेस मिलेगी इस पिक्चर के बाद मिलेगी, वो गाहेगी वाला हिसाब ही नहीं है। मैं कल भी मर सकता हूँ, अगर मैं मान लो कल मर जाता हूँ और मैं सदमे में हूँ कि नहीं मैं उस लेवल पे नहीं पहुँचा या उस लेवल पे नहीं पहुँचा, तो मैं फेल मरा ना, कहाँ मैं सक्सेसफुल मरा। और अगर मुझे ये मालूम है कि मैं आज रात को भी मर सकता हूँ और अभी तक जो मैंने किया है लाइफ में उसमें बहुत सुकून है मेरे को, तो मैं सक्सेसफुल मरा। तो ये सक्सेस जो है ना, इसी को पाने की वो रहती है ना। तो सक्सेसफुल आप हमेशा हर पल होते हो, लेकिन आप गोल्स बनाते हो, तो गोल वो अचीव कर लेते हो, फिर दूसरा गोल बन जाता है, तो मरते दम तक आपके गोल्स तो बदलते ही रहेंगे। तो इसका मतलब तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे, बट अगर आप उस जर्नी को एंजॉय कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो। जो लोग सुपर ह्यूमन मुहिम में आपके साथ जुड़ेंगे उनको अल्टीमेटली मिलेगा क्या, लॉजिकल एंड क्या होगा उसका? उनका लॉजिकल यही एंड होगा कि वो एनलाइटन रहेंगे। एनलाइटनमेंट चाहिए ना, अभी एनलाइटनमेंट नहीं है। अभी क्या होता है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, वो 4-5-6 साल के एनलाइटन रहते हैं, 5-6 साल बाद वो धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं, वो डिसएनलाइटनमेंट होते हैं। क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बोला तो जाता है घर में कि सच सच बोलो, स्कूलों में बोला जाता है सच बोलो, ईश्वर सत्य है सत्य बोलो, मम्मी पापा से झूठ बोल रहे हैं, भैया भाभी से झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन नेता झूठ बोल रहे हैं, मौलाना झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ ही बोल रहे हैं और हमको बोल रहे हैं झूठ मत बोलो। तो जब ये यकीन हो जाता है कि नहीं अब हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा ही, तब हम डिसएनलाइटन हो जाते हैं। तो हम एनलाइटनमेंट की राह पे जा सकते हैं इससे, और हम अवेयर हो सकते हैं कि हम पे किसी पे डिपेंड नहीं है और हमारे और रब के बीच में कोई है नहीं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो फिर आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो जिस तरह से मैं जी रहा हूँ। जाकिर भाई, मैंने कुछ वीडियो आपके देखे, आप कुछ कैंसर पेशेंट्स के शायद नहीं, पास कुछ नहीं, जाकर उसमें एक्चुअली में इत्तेफाक नहीं मुलाकात हुआ कि जब आपने मैंने की ये है। किया था कि मतलब मैं मतलब अभी जैसे मैं मतलब सोचिए मेरी एज है 61 ईयर्स ओल्ड।
अभी मेरे को रोल मिलते हैं 40 साल की उम्र के। तो ये मतलब एक अचीवमेंट है ना, कि हालांकि मुझे लगता है कि 60 साल का आदमी ऐसा, हर नॉर्मल आदमी ऐसे ही दिखना चाहिए 60 साल का, जैसा मैं दिखता हूँ या मुझसे भी और भी बेटर लोग भी दिखते हैं, ये नॉर्मल बात है। बट ये अब नॉर्मल इसलिए होगी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ऐसे दिखते नहीं हैं, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो ह्यूमन जो है बहुत पावरफुल आदमी, मतलब पावरफुल हस्ती है। तो हेल्दी और वेल्दी, यही इसका कॉन्सेप्ट है ना मेरी किताब का। जैसे वो है कि रिच और हेल्दी, क्योंकि दो ही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन के लिए, एक हेल्थ और पैसा। हेल्थ है और पैसा नहीं है तो वैसे ही वो मतलब फ्रस्ट्रेट रहेगा। और सोचिए कि मतलब आप बेड पे पड़े हुए हो, पैसा बहुत है, किसी काम का नहीं है पैसा, किसी काम का नहीं है ना। तो ये दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप हेल्दी वेल्दी रहोगे। आपका जो सवाल था ना कि इससे क्या हासिल होगा, आप हेल्दी वेल्दी रहोगे। अब मैं कोई मतलब अंबानी तो हूँ नहीं, अडानी तो नहीं हूँ कि मैं अमीर होना कैसे सिखाऊंगा। बट जब मैं आपको मेंटली हेल्दी कर दूंगा ना, तो अभी आप हो सकता है कि 100 करोड़ कमाने की सोच रहे हो, तब आप 1000 करोड़ को कमाने की सोचेंगे। आप अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो मैं आपको अमीर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको मेंटली हेल्दी करूंगा। सुपर ह्यूमन से जुड़ने के बाद आप मेंटली हेल्दी होंगे, तो आपकी हर एंगल में आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी, अमीरी भी हो जाएगी। अच्छा, मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, खैर आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, वाकई मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद एक आम आदमी तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल जाकिर भाई गोल्ड की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। मैं जरा पानी पी लूं। और हाँ, पानी पीजिए एक आप। ब्रेक लें थोड़ा सा। और जो गोल्ड की कीमतें हैं, आम आदमी की बिल्कुल कमर टूट चुकी है, बहुत बड़ा इस पर इफेक्ट पड़ा है। तो ऐसे ही गोल्ड की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों ने आपके बिजनेस पर किस तरह से इफेक्ट किया, ये दर्शकों को बताइए आप। हाँ, मतलब मैं पहले गए, मतलब बीच में क्या था कि टीवी के बाद ना कुछ और भी टीवी मेरे को मिलता था, उसमें पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन मैं नहीं करता था, मुझे क्योंकि मैं टीवी में काम करने नहीं गया था। तो बीच में फिल्में नहीं मिली, वेब सीरीज़ तो बाद में आई, तो मैंने टीवी में नहीं काम किया। मैंने सोचा कुछ और काम करते हैं। तो मैं, मेरी जो मतलब जहान मेरा बेटा है, उनकी मम्मी, अभी तो मेरी एक्स वाइफ है, तो वो गोल्ड ज्वेलरी मैंने मतलब उनको मतलब वो डिज़ाइनर थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये काम शुरू कर दें। तो फिर हमने वो काम मतलब स्क्रैच से शुरू किया। 1 किलो गोल्ड हमने लिया लाइफ में पहली बार, और फिर वो मैन्युफैक्चर करवाया, और उसको जो हमने मार्केटिंग की, तो इत्तेफाकन हमने उस लाइन के अमिताभ बच्चन के पास ही पहुंच गए सीधे, कुदरती ऐसा हुआ। वो वहाँ का बेस्ट डिज़ाइनर था और मैन्युफैक्चर था, तो उससे हमारा टाई अप हो गया। तो हमारी मतलब मेरी जो वाइफ की जो ज्वेलरी का जो वो था टैलेंट, वो ग्रो होते चला गया। तो हम मतलब सेकंड बेस्ट हो गए एक तरह से उसमें, तो हमारा टर्नओवर भी बहुत अच्छा होने लग गया। बट क्या हुआ कि जैसे हम एंटीक ज्वेलरी बनाते थे, तो हमारा जो 150 ग्राम का सेट होता था, 125 ग्राम का सेट होता था, हैवी जो मतलब गोल्ड के सेट होते थे ना। अब क्योंकि वो उस टाइम पे तो जब हमने पहली बार स्टार्ट किया था, तो हमने 4,30,000 रुपये का पहला 1 किलो खरीदा था। 4,30,000। अभी तो करीबन आप सोच लो ना अब तो कितना, 1 करोड़ का मानो आप पूरा। हाँ, तो 4,30,000 रुपये का हमने पहली बार। धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ता गया, गोल्ड का रेट भी बढ़ता गया। लेकिन फिर बस जब बहुत ज़्यादा वो हो गए ना, महंगाई बढ़ती गई, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने हमें बोला कि जो ऑर्डर आते थे, तो ऐसे ऑर्डर आने लगे कि अभी आप जो डिज़ाइन बनाते हो वो 150 ग्राम में नहीं, 125 ग्राम में बनाओ। तो 125 ग्राम ने हमने बनाया। फिर किसी ने बोला कि नहीं 100 ग्राम में बनाओ, महंगाई हो गई है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, नहीं बायर हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा वो वेट जब कम होता चला गया, तो हमारी स्पेशलिटी भी निकल गई, क्योंकि उस वेट में ऑलरेडी हर जगह कंपटीशन है ना, उस वेट में ऑलरेडी बेटर लोग काम कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा काम लुप्त हो गया। इस महंगाई का असर हमें वो पता, मतलब महंगाई के शिकार आप भी हो गए। हाँ, महंगाई के तो सभी शिकार होते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो रोल है वो नेगेटिविटी वाला रोल ज़्यादा रहता है, यानी कि विलेन के रोल में ज़्यादा आप आते हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक आपके साथ हुआ है कि आप कहीं किसी शहर में या किसी बाज़ार में जाते हैं तो लोगों ने आपको भी समझ लिया था यार तो गुंडा आ गया ये? कभी ऐसा पान सिंह तोमर के टाइम पे हुआ था, जब हम शूटिंग कर रहे थे ना वहाँ पे। तो जो मतलब मेरा जो कैरेक्टर था ना, और जो वहाँ पे हम मतलब एक तरह से रिवाइंस में ही शूटिंग कर रहे थे, बिहाड़ों में शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे एक जगन डाकू करके इमेज उसकी बनी हुई थी कि जगन डाकू अभी है।
अब ये जो पान सिंह तोमर का जो भांजे बे भतीजे थे वो हम सेट पे आए थे, एक दिन सेट पे आए थे वो, उनका भी मतलब ऐसा माहौल था, वो भी मतलब एक्स डाकू रह चुके हैं, तो 20 50 बंदूकधारी उनके साथ में आते थे, वो थे। तो वो मतलब थोड़े से, एक तो वो था कि उन्हें ये पता चला ना, जब डायरेक्टर ने ऐसे बोला कि ये आदमी जो है ये बाबू का रोल कर रहा है, वो एक्चुअली में रियल में वो बाबू कैरेक्टर था, बाद में भंवर सिंह किया गया। तो जेन्युइनली मुझे ना वो एकदम ऐसे ताड़ने लग गया कि मतलब वो पान सिंह की जिंदगी का तो दुश्मन वही था ना, कि इस आदमी की वजह से बना है वो डाकू। तो मुझे वो थोड़ा सा थ्रेटनिंग सा लगा कि ये आदमी मुझे इस तरह से बार बार देख रहा है, शायद मतलब कहीं मतलब कुछ रिएक्ट ना कर दे। तो रियल लाइफ में ऐसा मेरा हुआ कि मतलब कि उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा मेरे रोल करने पे कि मुझे ये डर लगने लग गया था कि पता नहीं कब ये फायरिंग कर सकता है, क्योंकि पता नहीं ना अब उसकी आदमी की साइकोलॉजी। तो ये हुआ मेरे साथ में, ये हाँ हुआ। आश्रम का एक सीजन और आने वाला है शायद, ऐसा सुना तो है कि मतलब आश्रम अभी और बनेगा। हाँ, और अभी जैसे क्या है, अभी मैं धीरे धीरे पॉजिटिव रोल भी कर रहा हूँ। मैं एक उधमगढ़ वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें मतलब मैं मेन हीरो का रोल कर रहा हूँ, और अभी एक मेन नेगेटिव मैंने रोल किया है जो शेफ अली शाह उसमें है, और जयदीप अलावत है, और विपुल शाह की वो फिल्म है जिसका नाम है हिसाब। तो वो काम भी आने वाला है। अभी 5-6 काम में रामायण में भी हूँ, और अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में मैंने एक फिल्म की है बोले चूड़ियाँ, वो भी आने वाली है। तो इस तरह से काफ़ी काम है, बट मेन है कि मतलब ये उधमगढ़ वेब सीरीज में पहली बार मैं मेन पॉजिटिव हीरो, रोल में आ रहे हैं आप। हाँ मतलब प्रोटैगनिस्ट के रोल में आ रहा हूँ। कोई और बड़ा प्रोजेक्ट अभी आपका आने वाला है जिस पे बताया काम कर जैसे रहे कि मतलब वो है नितेश तिवारी की फिल्म है रामायण, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो मैंने विपुल शाह की फिल्म बताई तो ये भी बड़ा ही प्रोजेक्ट है। फिर नवाज़ की वो फिल्म है, फतेह भी आई थी, भोला भी आई थी, गंगूबाई आई थी, अगर आपने देखी होगी तो ये सब काम चल रहे हैं। आगे मैं एक स्क्रीन प्ले भी लिख रहा हूँ जो दिल्ली बेस्ड क्राइम स्टोरी है, तो वो फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो उस पर वर्क चल रहा है अभी। जी जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और मज़ा आया आपसे बात करने थैंक में। यू सो मच, मुझे और बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि भाई जो लोग स्ट्रगलर हैं इस लाइन के, जो लोग कहते हैं कि जी जीवन में बड़ा संघर्ष है, आपने बताया कि संघर्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। गोल को अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट रखो, आप सब कुछ पा जाओगे। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना। अभी जितने भी लोगों ने अचीव किया है, जो साइंटिस्ट हैं, वो कैसे अपने मतलब गैरेज में बैठ के लगे रहते थे। किसी ने बल्ब बना दिया, किसी ने जहाज बना दिया, किसी ने, तो कोई भी आपको बड़े जो गोल्स होते हैं उसमें आपको 100% फोकस होना होता है, कॉन्फिडेंस होना होता है। दूसरी बात, रास्ते बनते हैं। अभी मैंने भी आपके लिए एक रास्ता बनाया है। आप superhumanur.com पे जाइए, वहाँ आपको बैंक ऑफ टैलेंट मिलेगा, सुपर ह्यूमन बैंक ऑफ टैलेंट। वहाँ पे आप फ्री में रजिस्टर्ड कीजिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो आप अपना वहाँ पोर्टफोलियो बना लीजिए। तो उसका एडवांटेज ये रहेगा बैंक ऑफ टैलेंट का कि वहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर भी अगर कास्ट करना चाहेंगे वहाँ के लोगों को, तो कास्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या साउथ इंडस्ट्री या पंजाब इंडस्ट्री। कोई भी एक बैंक ऑफ टैलेंट जब बन गया, एक दुकान खुल गई, तो लोग उसमें आ सकते हैं ना। तो आप फ्री ज्वाइन कर सकते हो superhumanur.com। मतलब जो लोग बॉलीवुड की दुनिया में आना चाहते हैं उनके लिए superhuman.com एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही है ना कि मतलब लोगों को आसान हो जाए। मतलब मेरा तो यही है, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, यही तो अपना मिशन है। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर भाई। दोस्तों, जाकिर खान के साथ मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच।